हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल हमने एक नई सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था परीक्षा वाणी रिवीजन। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने परीक्षा वाणी के दूसरे चैप्टर उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा आधा कवर कर लिया था। इसमें हमने महाधिवक्ता तक पढ़ लिया था। दोस्तों, कल एक टॉपिक छूट गया था, राजस्व और रेवेन्यू पुलिस। आज की वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में 1819 में पटवारी के पद सृजित कर इन्हें राजस्व संग्रह, भू अभिलेखन आदि कार्यों के साथ ही पुलिस के भी कार्य सौंपे गए। 1857 के विद्रोह के बाद 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज इस क्षेत्र में नियमित पुलिस व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन कमिश्नर रैमजे के कहने पर पूर्ववत व्यवस्था को रहने दिया गया। इस व्यवस्था पर मुहर लगाने के लिए 1874 में पटवारी के कार्यों संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया। वर्तमान में राज्य के 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। इस व्यवस्था में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगनाधिकारी, जिलाधिकारी व कमिश्नर आदि को राजस्व के साथ ही पुलिस का काम भी करना पड़ता है। यहाँ अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना और अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की ही जिम्मेदारी है। पिछले कुछ समय से राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग जोरों से उठी है। इस मांग के पीछे राजस्व पुलिस के पास अपराध रोकने की पुख्ता व्यवस्था न होने और तकनीकी जानकारी के अभाव में अपराधों की जांच प्रभावी ढंग से न कर सकने का तर्क दिया जाता रहा है। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने तथा 125 पट्टियां पटवारी क्षेत्र थे, जबकि गढ़वाल में 11 परगने तथा 86 पट्टियां पटवारी क्षेत्र थे। दोस्तों, राजस्व पुलिस व्यवस्था जनवरी 2023 में उत्तराखंड में समाप्त कर दी गई है। अगला टॉपिक है विधानमंडल। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के दो अंग हैं, राज्यपाल और विधानसभा। राज्यपाल विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा विघटन करता है। वह सदन का सत्र शुरू होने पर सदन में अभिभाषण करता है, बजट रखवाता है, साक्ष्यों की निर्भरताओं का विनिश्चय करता है, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में न हो, अध्यादेश जारी करता है। ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। विधानसभा विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के वयस्क मतदाताओं द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। इसी अनुच्छेद के तहत यह भी व्यवस्था है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में आया भी था कि विधानसभा में अधिक से अधिक और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं। फिर है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष या ऊपर मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। अनुच्छेद 173 में विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यताएं वही हैं जो लोकसभा के लिए निर्धारित हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत न हो तथा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य न हो। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाता है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने से अधिक समय के बाद जारी नहीं रह सकती। विधानसभा का विघटन उसके 5 वर्ष पूरा होने के पूर्व भी किया जा सकता है। इसका विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा यह संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है तथा किन्हीं 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। विधानसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतया 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, किंतु वह इसके पहले उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो भी उसे अध्यक्ष पद त्यागना पड़ता है। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव द्वारा भी अध्यक्ष को अपदस्थ किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने से पूर्व अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, परंतु उसमें भाग लेने और मत देने का पूर्ण अधिकारी होता है। विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या। गठन से पूर्व राज्य में विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की 9 सीटें थीं। गठनोपरांत 5 नवंबर 2001 को संपन्न परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 70 हो गई। फरवरी 2008 में पुनः क्षेत्र परिसीमन किया गया। राज्य के विधानसभा के कुल 70 सीटों में आरक्षित सीटों की संख्या 15, 13 SC और 2 ST की हैं। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित सीटें हैं चकराता देहरादून में और नारंगमत्ता उधम सिंह नगर में। फिर है अंतरिम विधानसभा। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायकों की व्यवस्था की गई थी। इन 31 विधायकों में से 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, जबकि 9 उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण गठन के समय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई थी। अतः अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से किया गया। भाजपा का बहुमत प्राप्त होने के कारण 9 नवंबर 2000 को उसी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने नित्यानंद स्वामी, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री थे, को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया। अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के कुल 30 विधायकों में से 23 भाजपा के, 3 सपा के तथा 2 बसपा व कांग्रेस के थे। गठन के ठीक बाद सपा के एक विधायक मुन्ना सिंह के पार्टी छोड़कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लेने के कारण सपा विधायकों की संख्या 2 रह गई। विपक्ष के तीनों दलों के बराबर होने के कारण अंतरिम विधानसभा में कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन सका था। नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र दे देने के बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 2 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री रहे। कोश्यारी के अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 3 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत बनाए गए थे और प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था। दोस्तों, प्रथम अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत थे और प्रथम सत्र चला था 9 जनवरी 2001 से। प्रथम निर्वाचित विधानसभा। राज्य में प्रथम विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ था, जिसमें कुल 54.34% मतदान हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस को 36, भाजपा को 19, बसपा को 7, उक्रांद को 4, राकापा को 1 तथा 3 सीटें निर्दलीय विधायकों को मिली थी। बाद में एक राकापा और 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 हो गई थी। दोस्तों, राकापा का पूरा नाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। बाद में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 हो गई थी। 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो दोस्तों, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी। बाद में वे रामनगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इस विधानसभा में केवल 4 महिलाओं ने 2 कांग्रेस व भाजपा से प्रतिनिधित्व किया था। यशपाल आर्य को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्य। दूसरी
निर्वाचित विधानसभा। राज्य में दूसरी विधानसभा के लिए आम चुनाव 21 फरवरी 2007 को संपन्न हुआ था। इसमें कुल 63.6% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा को 36, कांग्रेस को 20, बसपा को 8, उक्रांद को 3 व निर्दलीय प्रत्याशियों को 3 सीटें मिली थी। इसमें भी केवल 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 8 मार्च 2007 को भाजपा के मेजर भुवन चंद खंडूड़ी राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर थे। खंडूड़ी के इस्तीफा देने के बाद 25 जून 2009 को खंडूड़ी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस पद पर केवल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन रहे। 11 सितंबर 2011 को खंडूड़ी पुनः मुख्यमंत्री बने और 13 मार्च 2012 तक इस पद पर रहे। फिर तीसरी निर्वाचित विधानसभा। तृतीय विधानसभा के लिए मतदान 30 जनवरी 2012 को हुए थे, जिसमें कुल 67.70% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा को 31, कांग्रेस को 32, बसपा को 3, उक्रांद को 1 व निर्दलीयों को 3 सीटें मिली थी। इस बार 5 महिलाएं चुनाव जीती थी। कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। 13 मार्च 2012 को कांग्रेस सांसद विजय बहुगुणा राज्य के 7वें मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आंतरिक कलह के कारण 31 जनवरी 2014 को श्री बहुगुणा के इस्तीफा देने के बाद 1 फरवरी 2014 से श्री हरीश रावत राज्य के 8वें मुख्यमंत्री बने थे। 3 उपचुनावों के बाद मार्च 2015 तक कांग्रेस 36 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुकी थी। 27 मार्च से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा। 12 मई 2016 को रावत फिर से मुख्यमंत्री बने थे। चौथी निर्वाचित विधानसभा। राज्य में चतुर्थ विधानसभा के लिए चुनाव 15 फरवरी व 9 मार्च 2017 को हुए और चुनाव परिणाम 11 मार्च 2017 को आए। राज्य की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 57 भाजपा को, 11 कांग्रेस व 2 सीटें निर्दलीय को प्राप्त हुए। भाजपा को 46.50 व कांग्रेस को 33.50 मत मिले। पूर्व की तरह इस बार भी 5 महिलाएं, 3 भाजपा और 2 कांग्रेस चुनी गई। 18 मार्च 2017 को खैरागढ़ पौड़ी के त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री के साथ 9 मंत्रियों, जिसमें 7 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थे, 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। 22 मार्च 2017 को प्रेमचंद्र अग्रवाल को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, इसके बाद पांचवी विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे, जिसके चुनाव 14 फरवरी 2022 को हुए थे और इसमें 65.37% मतदान हुआ था। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा मतदान हरिद्वार जिले में हुआ था और सबसे कम मतदान अल्मोड़ा में हुआ था। और इसमें ये जो 5वीं विधानसभा है, इसमें 8 महिला प्रत्याशियों को विजय प्राप्त हुई थी और 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ली थी। अगला है समितियां। विधानसभा के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सके, अतः इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। ये समितियां अपने विषयों पर गहनता से विचार करती हैं। प्रमुख समितियां इस प्रकार है: प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, आश्वासन समिति, लोक लेखा समिति, निगम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति, आवास समिति आदि। फिर है नेता विरोधी दल। राज्य विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विरोधी दल नेता के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती है। उन्हें एक पृथक कार्यालय, वेतन एवं भत्ता, सुसज्जित आवास आदि की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें वाहन भत्ता तथा कार्यालय हेतु अपेक्षित कर्मचारियों की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। सचिवालय। राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय है। इसकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालयों और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र है। सचिवालय को विभिन्न अनुभागों में विभक्त किया गया है, जो कि सदनीय लेखा कार्यवाही तथा अन्य गठित समितियों का कामकाज देखते हैं। फिर है संसद में प्रतिनिधित्व। दोस्तों, राज्यसभा में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। लोकसभा क्षेत्र इस प्रकार है: अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। 2008 के परिसीमन के अनुसार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14 सीटें हैं। अल्मोड़ा की सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। न्यायपालिका।
न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य विधि की व्याख्या करना है। यह विधायिका एवं कार्यपालिका पर वहां तक नियंत्रण स्थापित करती है जहां तक ये निकाय विधान और संविधान से परे जाकर कार्य करने लगते हैं। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एवं संविधान का सजग प्रहरी कहा जाता है। प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विधिक सेवा समितियां। फिर है उच्च न्यायालय भवन। नैनीताल के जिस भवन में उच्च न्यायालय स्थित है वह भवन 100 वर्ष से अधिक पुराना है। अंग्रेजी शासनकाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेंटोनी मैकडोनल्ड ने इसका निर्माण कराया था। बीच में कुछ समय के लिए इसमें ब्रांसडेल स्कूल खुला था। आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को 1962 से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में किया गया। इस भवन का RAF के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी उपयोग हुआ था। नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी हटने के बाद इसमें कई सरकारी कार्यालय थे। उच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुरूप 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है। वर्तमान में राज्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की कुल संख्या 11 है। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक अभय शंकर देसाई यानी अशोक ए देसाई तथा प्रथम रजिस्ट्रार थे GCM रावत। मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी त्वरित न्यायालयों का गठन किया गया। राज्य में लोक अदालतों की व्यवस्था भी की गई है जो लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है। लोक अदालतों की व्यवस्था व संचालन के लिए सरकार ने उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड की स्थापना की है। राज्य के विभिन्न जिलों में बोर्ड की इकाइयों का भी गठन किया गया है जिसे जिला कानूनी सहायता व परामर्श समिति कहा जाता है। प्रदेश के पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है जो कुछ मामलों में 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती है। फिर है लोकायुक्त। राज्य शासन प्रशासन में अधिकारों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं कदाचार संबंधी शिकायतों के अभिकथनों का अन्वेषण करने व राज्य सरकार को इस संबंध में संस्तुति भेजने हेतु लोकायुक्त संगठन स्थापित करने संबंधी एक नया विधेयक राज्य विधानसभा में 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक, IAS सहित सभी लोक सेवक को जांच के दायरे में लाया गया है। नए कानून के अनुसार लोकायुक्त संगठन में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, जरूरत के मुताबिक 7 सदस्य तक होंगे। आधे सदस्य 20 साल के अनुभव वाले विधिक पृष्ठभूमि के होंगे। बाकी आधे सदस्य लोक सेवा, अन्वेषण, सतर्कता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने, शासन, वित्त प्रबंधन, पत्रकारिता और सूचना अभियांत्रिकी में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले होंगे। नए विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग हैं: अन्वेषण शाखा, अभियोजन शाखा और न्यायिक शाखा। किसी शिकायती आवेदन पर अथवा स्वतः किसी मामले का संज्ञान लेकर लोकायुक्त नोटिस भेज सकता है। राज्य की विजिलेंस सतर्कता इकाई लोकायुक्त के अधीन रखी गई है। अब है स्थानीय स्वायत्त शासन, पंचायती राज प्रणाली। राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत लागू किया गया। 1961 से इसे त्रिस्तरीय 1961 से एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत त्रिस्तरीय स्वरूप में लागू किया गया। 22 अप्रैल 1994 को इसे संवैधानिक निकाय के रूप में 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 के तहत लागू किया गया। राज्य गठन के बाद 2002-03 में प्रथम निर्वाचित सरकार के पूर्व व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन की है। मार्च 2008 में पारित
मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मार्च 2008 में पारित पंचायत संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और इसमें मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूड़ी। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला है जिला पंचायत। यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। यह एक निगमित निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव जिले की 18 या अधिक आयु वर्ष की जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत का पीठासीन होता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिले के सभी प्रमुख लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं व मत दे सकते हैं। केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते। इसका सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं जो इस प्रकार है: नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति तथा निर्माण कार्य समिति। इसके अलावा 1-2 उप समितियां भी होती हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में इस शीर्ष निकाय को परिवीक्षणात्मक व समन्वयकारी कार्य करने होते हैं। क्षेत्र पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। इसके अध्यक्ष को प्रमुख तथा उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाता करते हैं। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम व 40 से अधिक नहीं हो सकती। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 से कम और 40 से अधिक नहीं हो सकती। इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ये क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं, प्रस्तावों पर मत दे सकते हैं। केवल प्रमुख या उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते हैं। उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते हैं। इस पंचायत का सचिव BDO होता है। यह पंचायत अधिकांश कार्य अपने सदस्यों से गठित पूर्ववत 6 प्रकार की समितियों के माध्यम से करती है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती है। दोस्तों क्षेत्र पंचायत जो है वो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिर है ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 व अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए। किसी भी ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती है। ग्राम पंचायत सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सदस्यों द्वारा की जाती है। ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। पंचायत सदस्य प्रधान या उप प्रधान चुने जाने हेतु आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचायत के 1/5 सदस्यों के साथ ही साथ कुल परिवारों के आधे परिवारों का सहमत होना अनिवार्य है। एक अथवा अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत के तहत पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो सभा बनती है उसे ग्राम सभा कहते हैं। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने आदि कार्य राज्य सरकार करती है। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठक होती हैं जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। इस स्तर पर भी पूर्वोक्त 6 समितियां बनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति महिला ही होती है। न्याय पंचायतें 500 रुपये तक के मूल्य के मामलों की सुनवाई कर सकती है। इन्हें फौजदारी के छोटे मामलों में भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है। ये 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती हैं, लेकिन जेल नहीं। ग्राम पंचायतों के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते हैं तथा सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। लास्ट टॉपिक है नगर निकाय प्रणाली। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 एवं संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 के तहत हुई।
1993 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा इन निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1994 में इन निकायों के लिए एक नया अधिनियम पास किया गया। राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संशोधनों के साथ पूर्ववत कानूनों के अनुसार चल रहा है। प्रदेश में त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला है नगर निगम। संशोधित नियमों के अनुसार राज्य में निगम परिषद का गठन उन नगरों में की जाती है जिनकी संख्या मैदान में 1 लाख व पहाड़ में 90,000 या उससे अधिक होती है। नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, महापौर, मेयर और सभासदों पार्षदों से होती है। नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, जबकि डिप्टी महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्य के देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर आदि 9 नगरों में नगर निगम हैं। नगर पालिका परिषद जिन नगरों की जनसंख्या 50,000 से मैदान में 1 लाख तक व पहाड़ पर 90,000 तक होती है, वहां नगर पालिका परिषदों की रचना की जाती है। नगर पालिका परिषद की रचना पालिका अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5 वर्ष में प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। राज्य में कुल 42 नगर पालिका परिषदें हैं। फिर है नगर पंचायत। जिन नगर कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, वहां नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। नगर पंचायत की रचना नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। राज्य में कुल 53 नगर पंचायतें हैं, जिनमें से 3 नगर पंचायतों बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होते, बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। इसमें हमने परीक्षा वाणी के दूसरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू।